जग्गू नाम का एक केला बेचने वाला हीरापुर गांव में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। जग्गू का परिवार सुबह जल्दी उठ जाता था। पापा, जब सोनू छोटा था तो ये अपने कच्चे में सुसु कर लेता था ना। तभी मम्मी इसके डंडे पेलती थी। तू भी तो जब छोटी थी तो तेरी नाक बहती रहती थी, इसीलिए मम्मी तेरी नाक में चिमटा लगा दिया करती थी ताकि तेरी नाक बाहर ना आ जाए। ठीक है बच्चों, अब एक दूसरे का मजाक बनाना बंद करो और जाकर नहा लो। जग्गू सुबह सुबह मंडी जाकर केले खरीद लेता। फिर वह अपना ठेला सेंट्रल पार्क के गेट पर खड़ा कर लेता। आइए मैडम, बहन जी, बाबूजी, बढ़िया ताजे मीठे केले खाइए। आइए मैडम, बहन जी, बाबूजी, बढ़िया ताजे मीठे केले खाइए, मात्र 40 रुपए दर्जन। जग्गू के केले बिक तो जाते थे, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। हमारे दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, इतनी कम कमाई में घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं क्या करूं? मैं तो हमारी शादी के पहले से ये काम करता आ रहा हूं। मेरे पापा भी केले बेचा करते थे। आप केले ही बेचिए, लेकिन केले मंडी से मत खरीदिए। मंडी से केले खरीद कर बेचने में आपको ज्यादा लाभ नहीं हो पाता। तो कहां से खरीदूं? कहीं से मत खरीदो, अपने केले खुद उगाओ। मेरे गहने बेच दो और एक छोटा सा खेत खरीद कर उसमें केले के पेड़ के बीज बो दो। इस तरह जब हम खुद के खेत से उगे केले बेचेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। जग्गू अपनी पत्नी के गहने बेचकर एक खेत खरीदता है और उसमें केले के पेड़ उगाता है। कुछ दिनों बाद केले के पेड़ बड़े बड़े हो गए और उन पर केले आने लगे। जग्गू अब अपने खेत के उगे केले सीधे ले जाकर बेचता। उसे खूब प्रॉफिट होने लगा। उसने एक नया घर खरीद लिया और अपने बच्चों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया। बच्चों, जल्दी सो जाओ, कल हम सर्कस घूमने चलेंगे। उस रात भयानक तूफान आता है और गांव में कुछ लोगों के मकान तक गिर जाते हैं। कहीं तूफान ने हमारे केले के पेड़ों को नुकसान न पहुंचाया हो। अगले दिन जब तूफान शांत हो गया तो जग्गू अपने खेत पर गया। वही हुआ जिसका उसे डर था। तूफान में सारे केले के पेड़ उखड़ गए थे। अरे ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। अब मैं क्या बेचूंगा, क्या खाऊंगा, अपने बच्चों की फीस कैसे जमा करूंगा? तभी जग्गू ने देखा खेत के किनारे पर एक पेड़ बच गया है। ये छोटा पेड़ तूफान में बच गया, लेकिन पता नहीं इसके केले अभी पके होंगे या नहीं। जग्गू पेड़ से एक केला तोड़कर उसका छिलका छीलता है। वह देखता है कि अंदर सोने का केला है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ऊपर से तो ये केला एकदम साधारण केला दिख रहा है और अंदर इसमें सोना है। जग्गू दौड़ता हुआ अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को बुला कर लाता है। उसकी पत्नी भी एक केला छील कर देखती है। उस केले में भी अंदर सोना निकलता है। लगता है इस पेड़ के केलों के अंदर सोना भरा हुआ है। सोना देने वाला केले का पेड़ पाकर जग्गू और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने कुछ सोना बेचकर केले के पेड़ों के बीज खरीदे और दोबारा अपने खेत में केले के पेड़ उगाए। तूफान में जिन लोगों के घर गिर गए थे, जग्गू ने उन्हें एक एक सोने का केला देकर उनकी मदद की। गांव में राघव नाम का एक सुनार रहता था। जब उसे पता लगा कि जग्गू के पास एक ऐसा पेड़ है जिसके केलों के अंदर सोना निकलता है, तो उसका मूड खराब हो गया। मैं इस गांव का सुनार हूँ, वो पेड़ मुझे मिलना चाहिए था। उस जग्गू गरीब को ये पेड़ कैसे मिल गया? ये तो वही बात हो गई कि लंगूर को अंगूर मिल जाए। शेर की जगह जंगल में होती है,
ऐसे ही उस सोने के केले देने वाले पेड़ की जगह मेरे घर में है। एक दिन जब जग्गू खेत पर जा रहा था तो राघव उसके पीछे पीछे लग गया। राघव ने देख लिया कि खेत में सबसे किनारे पर जो पेड़ है उसी के केलों के अंदर सोना निकलता है। उस रात जब पूरा गांव सो गया तो राघव वह पूरा पेड़ उखाड़कर अपने घर ले गया। उसने वह पेड़ अपने घर में गाड़ दिया। अब मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। राघव पेड़ से एक केला तोड़कर उसका छिलका हटाता है, लेकिन केले के अंदर सोने की जगह साधारण केला निकलता है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो बिल्कुल सही पेड़ उठाकर लाया हूँ। राघव दूसरा केला तोड़ता है और उसका छिलका हटाता है। उसमें भी सोना नहीं मिलता। ये कैसे हो सकता है? राघव एक एक करके पेड़ के सभी केलों के छिलके उतार कर फेंकता रहा, लेकिन उसे किसी भी केले में सोना नहीं मिला। राघव को बहुत क्रोध आ रहा था। सोना कहाँ है? जग्गू के खेत के सारे पेड़ ना उखाड़े तो मेरा नाम भी राघव पुनिया नहीं। राघव गुस्से में बिना देखे आगे बढ़ा। उसे ध्यान नहीं था कि उसने केले के छिलके जमीन पर फेंक रखे हैं। एक केले के छिलके पर उसका पैर पड़ जाता है और वह सिर के बल गिर पड़ता है। राघव का सिर फूट जाता है। अरे मर गया रे, कोई बचाओ! अरे मर गया रे, कोई बचाओ! दोस्तों, इस कहानी से हम सीखते हैं कि दूसरों का बुरा करने के चक्कर में लोग अपने साथ ही बुरा कर बैठते हैं। ढोलकपुर गांव में रामलाल अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। रामलाल धोती कुर्ता सिलने का काम करता था। अरे ओ चंदन, अब तो शादीशुदा हो गया है बेटा, सिलाई सीख ले। चंदन वैसे तो गांव में घूमता रहता था, लेकिन कभी कभी 1-2 घंटे अपने पिता से धोती कुर्ता सिलना सीख लेता। कुछ दिनों बाद चंदन के पिता की मृत्यु हो जाती है। सिलाई का सारा काम चंदन ने संभालना शुरू कर दिया। कुछ सालों तक तो चंदन का काम ठीक चलता रहा, लेकिन फिर चंदन पूरे दिन खाली बैठा रहता। लोग कुर्ता पहनना धीरे धीरे बहुत कम करते जा रहे थे। एक दिन चंदन अपनी पत्नी से कहता है, धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा। लोग रेडीमेड कपड़े खरीद रहे हैं, कपड़े सिलवाने वाले बहुत कम बचे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आप ये कपड़े सिलने का धंधा बंद करो। हमारी छोटी सी बगिया में कई तरह के पौधे हैं। आप छोटे छोटे पौधे ले जाकर बेचना शुरू करो। अरे पागल हो गई है, पेड़ पौधे कौन खरीदेगा? अरे आजकल सभी लोग अपने घर गमले रखना चाहते हैं। पौधों के साथ साथ हम मिट्टी के गमले बनाकर भी बेच सकते हैं। एक बार कोशिश करके देखने में हर्ज क्या है? वैसे भी इस काम के लिए कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो चाहिए नहीं। चंदन अपनी पत्नी के कहने पर गुलाब, गेंदा, तुलसी, अनार, मनी प्लांट, अमरूद आदि के छोटे छोटे पौधे बेचने निकल पड़ता है। अगले दिन चंदन गांव में पौधे बेचने जाता है। उस दिन चंदन की ज्यादा कमाई नहीं होती। मात्र 100 रुपए की कमाई हो पाई है आज। कोई बात नहीं, अब आप ऐसा करो कि शहर में पौधे बेचने जाओ। अगले दिन चंदन शहर में पौधे बेचने जाता है। शहर के लोग चंदन के हरे भरे पौधों को हाथों हाथ ले लेते हैं। चंदन की अच्छी कमाई हुई। वो बहुत खुश होकर घर लौटता है। लगता है आज अच्छी कमाई हुई है, तभी आप इतने खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। शहर वाले लोग तो गमलों के दीवाने हैं। लगभग हर मकान में मैंने गमले रखे हुए देखे। शहर के लोग उल्लू होते हैं। पहले मकान बनवाकर सारे पेड़ पौधे काट डालते हैं, फिर अपने घर पर पौधे रखकर सोचते हैं कि हमारे घर हरियाली है। अब चंदन हर दिन अपनी पत्नी के लिए कुछ न कुछ लेकर आता। कभी सूट, कभी साड़ी, कभी कुंडल। एक दिन पड़ोस वाली गीता चंदन के घर आती है। अरे भाभी जी, थोड़ी चीनी दे देना, हमारे घर खत्म हो गई है, परसों लौटा देंगे। आप बैठिए, मैं अभी देती हूँ। चंदन की पत्नी चीनी लेने अंदर किचन में चली जाती है। तभी गीता की नजर चंदन की पत्नी की साड़ियों के कलेक्शन पर पड़ती है। हे भगवान, इतनी सारी सुंदर सुंदर साड़ियाँ। गीता चीनी लेकर बहुत गुस्से में अपने घर पहुँचती है और अपने पति रवि से कहती है, तुम भी चंदन भैया की तरह कोई अच्छा काम धंधा करो।
नकारा निकम्मों की तरह पड़े रहते हो घर पर। ये चंदन पौधे बेचकर अमीर हुआ जा रहा है। जब मैं इतना आराम करता हूँ तो इसे इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? रवि रात में एक छड़ी लेकर चंदन की बगिया में घुस जाता है और सारे पौधे उखाड़ डालता है। अगले दिन जब चंदन और उसकी पत्नी बगिया में आते हैं तो देखते हैं किसी ने सारे पेड़ पौधे उखाड़ दिए हैं। हे भगवान, ये किसने किया? चंदन और चंदन की पत्नी बगिया में बैठकर रोने लगते हैं। तभी वहाँ एक देवी प्रकट होती है। देवी चंदन को एक मनी प्लांट का पौधा देती है। ये साधारण मनी प्लांट नहीं है, इसके हर पत्ते के साथ एक 2000 का नोट निकलेगा। यदि इसे किसी ने चुराया तो उसके लिए परिणाम भयानक होंगे। ऐसा कहकर देवी गायब हो जाती है। देवी द्वारा दिए गए मनी प्लांट को चंदन अपने घर पर रख लेता है। मनी प्लांट से रोजाना एक पत्ता आता और पत्ते के साथ एक 2000 का नोट निकलता। एक महीने में चंदन के पास 60,000 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। उन पैसों से चंदन एक नई बगिया लगा लेता है और दोबारा पौधे बेचने का धंधा शुरू कर देता है। ये चंदन के पास इतने पैसे कहाँ से आए? इसने तो पहले से भी बढ़िया बगिया लगा ली। एक रात रवि चुपके से चंदन के घर में झांक कर देखता है। चंदन और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। अब ये मनी प्लांट रोजाना 2000 रुपए दे देती है, तो फिर आपको काम करने की क्या जरूरत? देवी ने मनी प्लांट हमें इसलिए नहीं दी कि हम आलसी होकर बैठ जाएं और कोई काम धंधा ना करें। अच्छा, तो ये सब उस मनी प्लांट की वजह से हो रहा है। रात में जब चंदन और उसकी पत्नी सो जाते हैं तो रवि उनके घर में घुस जाता है और मनी प्लांट चुरा लेता है। वो मनी प्लांट को एक बक्से में बंद करके रख देता है। अब कल इसमें 2000 का नोट निकलेगा। रवि सुबह उठकर सबसे पहले बक्सा खोलता है। वो देखता है कि पूरा बक्सा सांपों से भरा हुआ है और मनी प्लांट से लगातार सांप निकल रहे हैं। सांप रवि के ऊपर चढ़ जाते हैं। हे भगवान, बचाओ बचाओ बचाओ! ऐसा कहकर रवि अपने घर में चारों ओर भागता है। रवि की पत्नी डंडों से सांपों को हटाती है और मनी प्लांट रवि को लाकर दे देती है। जल्दी जाइए और मनी प्लांट चंदन भैया को वापस कराइए। इस मनी प्लांट में जरूर कुछ गड़बड़ है। रवि तुरंत भागता हुआ चंदन के पास जाता है और चंदन के पैरों में गिर पड़ता है। मुझे माफ कर दो चंदन, मैंने तुम्हारी मनी प्लांट चुराई। चंदन जैसे ही अपने हाथों में मनी प्लांट लेता है, सभी सांप गायब हो जाते हैं। ऐसा तुमने क्यों किया रवि? मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं तुम्हें पौधे बेचने का काम सिखाऊंगा और कुछ पैसे तुम्हें उधार देकर तुम्हारी बगिया भी लगाऊंगा। अब चंदन और रवि साथ साथ पौधे बेचने का काम करने लगते हैं। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में 2 आदमी एक दूसरे के पड़ोसी थे। उनका नाम था मन्नू और धानु। दोनों की ही छोटी छोटी झोपड़ियां थीं बीच के सामने, जिसमें दोनों अपनी बीवियों के साथ रहते थे। दोनों ने ही अपने अपने छोटे से कमरे बनाए हुए थे। मन्नू गरीबी के कारण दुखी रहता था। अक्सर उन्हें भूखा रहना पड़ता था, इसीलिए हमेशा पूजा पाठ करता। एक दिन एक पेड़ के देवता उसकी पूजा से खुश हो गए और उसके पास आए। बताओ तुम्हें क्या चाहिए भले आदमी? ओ, ओ भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम एक अच्छे आदमी हो, लेकिन जल्दी से बताओ तुम चाहते क्या हो? मैं अमीर आदमी बनना चाहता हूँ भगवान। तथास्तु। सच में? लेकिन याद रहे,
अमीरी इतनी आसानी से नहीं आती। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तुम्हारी अमीरी तुम्हें कैसे मिलेगी, उसे तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। ठीक है भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनु के बरामदे में बहुत लंबे लंबे नारियल के पेड़ लगे हुए थे, लेकिन उसने इन पेड़ों के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया था। जल्दी ही ये नारियल पकने वाले हैं, क्यों ना इस बार इन्हें तोड़कर बेच आओ, इससे हमें पैसे मिल जाएंगे। ओ भाग्यवान, अब हमें नारियलों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जल्द ही हम अमीर आदमी बनने वाले हैं, बस देखती जाओ। ओ लेकिन मनु को नहीं पता था कि भगवान ने अपनी कृपा इन्हीं नारियल पर की थी। इसके जरिए भगवान परीक्षा लेना चाहते थे। ओह, बड़ी अजीब बात है। कल तक तो ये नारियल छोटे छोटे थे, लेकिन आज ये बिल्कुल पके हुए लग रहे हैं। तुम्हें भी ऐसा लगता है? सच? क्या ये सच में इतनी जल्दी पक गए हैं? हाँ, तुम्हें ऊपर जाकर इन्हें तोड़कर लाना चाहिए। जाओ, इन्हें बाजार में बेच आओ। आज ही करना पड़ेगा, आज मन नहीं है। लेकिन नारियल पक गए हैं, वो तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। नहीं, आज मेरा काम करने का मन नहीं है और नारियल भाग थोड़े ही जाएंगे, ये मैं कल करूँगा। खैर, क्या आज तक किसी आलसी आदमी से कोई काम करा पाया है? लेकिन जब मनु अपना आलसीपना दिखा रहा था, उसी रात धानु अपने बरामदे में बैठा था। दम दीदा, कितनी खूबसूरत रात है। ऐसी रातों में चमत्कार होते हैं। काश आज मेरे साथ भी कोई बढ़िया चमत्कार हो जाए। काश मुझे भी आज कुछ छप्पर फाड़ के मिल जाए। ये क्या था? क्या ये तो नारियल है, इतना पका हुआ है, इसमें तो बहुत मीठा पानी निकलेगा। वाह वाह वाह, 2 नारियल, दोनों मेरे ही बरामदे में आकर गिरे हैं। अब तो दोनों मेरे हैं। चलो, मनु को पता भी नहीं चलेगा। तुम मेरे लिए क्या लाए हो? नारियल? हाँ भाग्यवान, ये दोनों मनु के पेड़ से गिरे हैं। ये हमारे बरामदे में आ गिरे थे। तो हमें उसे बताना नहीं चाहिए? क्यों? जो हमारे बरामदे में गिरा है वो हमारा है। जाओ, ये दोनों नारियल तोड़ के ले आओ। मैं ठंडा नारियल पानी पीने के लिए आतुर हो रहा हूँ। ये क्या है? ओ भगवान, ये तो सोने का सिक्का है। इस नारियल में तो एक सोने का सिक्का है। मुझे यकीन था कोई चमत्कार होगा। जल्दी दूसरा भी तोड़ो। दो नारियल में 2 सोने के सिक्के। मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि उस पेड़ के हर नारियल में सोने का सिक्का है। जरा सोचो तो सही, अगर हमें वो सारे सिक्के मिल जाएं, तो हम अमीर हो जाएंगे। तुम देखती जाओ भाग्यवान, उस मनु को कभी पता नहीं चलेगा कि इन नारियल में क्या है। तुम्हें अपने चालाक पति पर बहुत गर्व होगा। अरे मनु, कितनी अच्छी सुबह है ना? हाँ धानु, लगता है तुम्हारे नारियल पक गए हैं। क्या तुम इन्हें तोड़ने वाले हो? पता नहीं, अभी काम करने का मन नहीं है। धानु भाई, मुझे नहीं लगता ये इन नारियल को कभी तोड़ेंगे।
आपको तो पता ही है कि मेरे पति कितने आलसी आदमी हैं। चिंता मत करो। वैसे हर कोई नारियल के इतने लंबे पेड़ों पर नहीं चढ़ सकता। शायद उसे डर लगता है। अगर तुम चाहो तो मैं तोड़ कर ला सकता हूँ। और हाँ, अगर तुम चाहो मैं बाजार जाकर बेच भी आता हूँ और पैसे लाकर तुम्हें दे दूंगा। क्या तुम करोगे? हाँ बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं पूरा पेड़ खरीद लेता हूँ। हाँ, तुम इतना सोच क्यों रहे हो मनु? मैं तुम्हारी परेशानी भी खत्म कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे। नहीं, मैं पेड़ नहीं बेचूंगा। माफ करना, मेरे दादाजी ने लगाया था, तुम तो जानते ही हो। खैर ठीक है, लेकिन ये नारियल तुम किसी को नहीं दोगे, ठीक है? अब इतना तो कर ही सकते हो। हाँ? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। चलो हाथ मिलाते हैं। इस तरह धानु और उसका परिवार आलसी मनु को लूटते रहे। धानु पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ कर लाता और उन्हें बाजार में बेचने का नाटक करता, लेकिन असल में वो उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता और सच में हर एक नारियल से सोने का सिक्का निकालता। और इस तरह मन्नू को धोखा देकर धानु और उसकी पत्नी अमीर होते चले गए। वो जादुई पेड़ नारियल देता गया, धानु उन्हें बेचता गया और उसका घर बड़ा होता चला गया और जल्द ही वो पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। दूसरी तरफ मनु, जिसे कोई अंदाजा नहीं था, कुछ रुपए कमाकर खुश था जो उसे धानु से नारियल के बदले में मिलते थे। लेकिन मनु की बीवी बहुत समझदार थी। एक दिन धानु और उसकी बीवी इतने अमीर हो गए हैं, कैसे समझ नहीं आता। क्या पैसे आसमान से बरस रहे हैं? कड़ी मेहनत करता है। चलो भी, हमें दूसरे लोगों की किस्मत पे जलन नहीं करनी चाहिए। मुझे किसी तरह की जलन नहीं है, लेकिन कौन सा काम? मैंने उसे कोई काम करते नहीं देखा सिवाय हमारे नारियल बेचने के। और सच में अब वो बहुत अमीर हो गया है, तो फिर उसे हमारे नारियल बेचने की क्या जरूरत है? लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, नहीं? मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। जब से उसने हमारे नारियल बेचने शुरू किए हैं, तभी से वो अमीर हुआ है। ये आलसीपना छोड़ो और जाकर देखो मनु। अरे, एक बार तुम्हारे दिमाग में अगर कोई बात बैठ गई तो भगवान भी उसे भुला नहीं सकता। ठीक है, आज रात चलकर देखते हैं। वो दोनों वहाँ हैं। चलो देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। चुप रहो, सुनो। मुझे लगता है अब हमें एक बड़ा घर खरीद लेना चाहिए, इस गांव से बाहर, शहर के आसपास। खरीद लेंगे, खरीद लेंगे। थोड़ा इंतजार करो मेरी रानी। पहले जाओ और जाकर नारियल लेकर आओ। जरा देखें तो सही कि आज हमने कितना कमाया है। ठीक है। तुमने देखा ये? हमारे नारियल में सोने के सिक्के हैं। यही तो मैं सोच रही थी कि ये ऐसे इतने अमीर कैसे बन गए। सच में? फिर तो ये सब हमारा है। मैं जाकर अभी देखता हूँ। धानु, धोखेबाज, तो इस तरह से तू अमीर बना है, मेरे नारियलों में से सोना चुरा कर। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो मनु। मैंने सब देख लिया है। झूठ मत बोलो, तुम्हारी सारी दौलत मेरी है। धोखेबाज। बकवास बंद करो।
और मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मैंने तुम्हारे नारियल खरीदे हैं, तो उसके अंदर जो कुछ भी है वो मेरा है। नहीं, ये सब ठीक नहीं है। वो सारे सोने के सिक्के मेरे हैं। चिंता मत करो, तुम फिर से भगवान से प्रार्थना करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। उस रात उसने कठोर प्रार्थना की। काफी देर के बाद भगवान फिर से सामने आए। क्या हुआ मनु? मैं हमेशा इस तरह से नहीं आ सकता। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मेरी जरूरत है। हे भगवान, आप मेरी मदद कीजिए। धानु मेरे सोने के सिक्के चुराता रहा है। मैं जानता हूँ, मैंने सब देखा है, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सब तुम्हारे आलसीपन के कारण हुआ है। जो हो गया सो हो गया। लेकिन भगवान। ठीक है, क्योंकि तुम एक भले आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम पूरी मेहनत से काम करोगे। वादा करता हूँ। तुम खुद अपने पेड़ों पर चढ़ोगे? हाँ भगवान, जरूर मैं करूँगा, लेकिन मैं उस चोर धानु को सबक सिखाना चाहता हूँ। चिंता मत करो, वो एक धोखेबाज है, उसे अपने किए का फल जरूर मिलेगा। उस रात अब मनु मुझे अपने नारियल नहीं बेचेगा। अब से मुझे इन्हें चुराना पड़ेगा। भाग्यवान, जल्दी करो, मैं नारियल ले आया हूँ। जल्दी से तोड़ो इन्हें। यहाँ ले आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ नारियल में तो बिच्छू है। हे भगवान, भागो भाग्यवान, अरे भागो भागो। नहीं, ऐसा मत करो, हमें इन बिच्छुओं से बचाओ। मनु, मैं ऐसा क्यों करूं? ये सब तुम्हारे नारियल में थे। लेकिन तुमने तो कहा था कि नारियल के अंदर जो कुछ भी है वो तुम्हारा है ना? अलविदा धानु, बिच्छुओं के साथ मजे करो। धानु और उसकी बीवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। बिच्छुओं ने उन्हें बहुत परेशान किया, लेकिन जब वो चले गए, उन्होंने मनु से जाकर माफी मांगी और उन्होंने अपनी दौलत को उनके साथ बांट लिया। दोनों परिवार खुशी खुशी रहने लगे और जब उनके पास काफी धन हो गया, उन्होंने बाकी के सोने के सिक्के दूसरे गांव वालों में भी बांट दिए। नारियल का पेड़ जब तक रहा, उसके नारियल से सोने के सिक्के निकलते रहे।